ठीक है। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, चाहे जो यूट्यूब के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम भी देख रहे हैं, तो हमारा जो कल का जो हमारा पोर्शन छूट चुका था, सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हमने यहाँ से की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमने देखा कि मनुष्य किस तरीके से रहता था, किस प्रकार से उसने गुफाओं के माध्यम से अपनी चित्रकारी की है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें अवशेषों के माध्यम से किन कौन से स्थानों से हमें प्राप्त हुए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, गुजरात की बात करें या कश्मीर की बात करें, अलग अलग जो पृथ्वी में अलग अलग जो साक्ष्य हमें मिले अलग अलग जगहों पर, वो हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्य सभ्यता कहाँ कहाँ पर ये रही है। देखिए, हमने जो बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, हमने जो बात की थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का यह समय था। देखिए, और जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आपकी सिंधु नदी और साथ ही जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी रावी नदी के तट पर ये स्थिति, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं अगर आप देखोगे प्रागैतिहासिक काल में, वो सारी सभ्यताएं आपकी कहीं ना कहीं नदियों के किनारे आसपास ही ये बसी है। क्योंकि जिस प्रकार से जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो पानी के रूप में यूज करते हैं हम, उसी से आपकी जो पैदावार होती है, फसलें होती हैं, आपके जो जानवरों को पानी के रूप में, हाँ, तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं पानी से ये रिलेटेड ये रहती हैं। इसीलिए जितने भी सभ्यताएं रही प्रागैतिहासिक काल में, वो सारी नदियों के ही तट के आसपास ये रही। हमने कल ये चर्चा हमने ये भी कहा कि उत्तराखंड का अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आरटी का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें उत्तराखंड का से संबंधित जैसे लोखोडियार की गुफाएं हैं, कौन सी यहाँ पर ये इस गुफा को चित्रों का संग्रहालय के रूप में भी कहा गया है, क्योंकि यही जो नदी है वो लोखोडियार जो नदी है वो लोखोडियार की जो गुफा है उसके पैरेलल में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर सुपियार नदी ये बहती है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य मिलते हैं जितनी भी सभ्यताएं रही वो आपके कहीं ना कहीं नदियों के आसपास ही रही। तो आज जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में है ना, इसका जो डिस्ट्रिक्ट लखोटियार, हाँ, ये अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, अब देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख टॉपिक है, हम देखेंगे किस प्रकार से हमने देखा कि मुजफ्फरनगर और साथ ही जो भोड़ा जो गांव है, भिलन्ना जो गांव के, हमने कहा कि 2000 में यहाँ पर जो माटी गांव था, माटी गांव में जब खुदाई हुई थी, क्योंकि उसके बाद फिर क्या था, उत्तर प्रदेश पुनः क्या आ गया था, फिर चर्चाओं में आ गया था। माटी गांव में क्या होता है, सोने के आभूषण सिक्के बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर मिले थे। यहाँ से जितने भी सोने चांदी के जो सिक्के आभूषण मिले थे वो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर रखे गए हैं। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मुजफ्फरनगर के मांडी गांव से जो खुदाई हुई थी, वो वहां से जो सिक्के आभूषण जो मिले थे वो कहाँ, किस संग्रहालय में रखे गए हैं, किस संग्रहालय में उनको सुरक्षित रखा गया है, तो पता होना चाहिए कौन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इनको किया गया है, सुरक्षित तौर पर रखा गया। आज जो हम बात करेंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्थापत्य कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थापत्य कला है क्या? अब यहाँ से हमारा ड्राइंग का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से प्रारंभ होने जा रही हैं। देखिए, अगर मैं स्थापत्य कला के बारे में कहूँ तो स्थापत्य कला किसे कहते हैं, हिमानी जी बताइए आप, स्थापत्य कला किसे कहते हैं? सर, स्थापत्य कला किसे कहते हैं? सर, स्थापत्य कला कलाएं, पहले मुझे बताइए कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? सर, कलाएं 5 प्रकार की होती है, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और वास्तु। ठीक है, वास्तुकला। तो हमने यहाँ पर जो स्थापत्य कला भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपने कहा जो चित्रकला हो गया, मूर्ति कला। देखिए, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इनको देखिए, स्थापत्य कला, काव्य कला, और यहाँ पर लिखता हूँ तीसरा आपकी संगीत कला, और चौथा कौन सी है आपकी, मूर्ति कला। सर, मूर्ति कला और वास्तुकला, जिसे वास्तुकला जिसे कह रहे हो ना, वास्तुकला को ही क्या बोलते हैं आप, स्थापत्य कला कहते हैं। अच्छा सर, ये मुझे नहीं पता था ना, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गई। स्थापत्य कला मैंने सुना था, बट इसको कैसे नहीं पता था। ठीक है, यही कोई चित्रकला। देखिए, 5 रूप में हमने विभाजित किया है, स्थापत्य कला कहो या फिर वास्तुकला कहो या काव्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला और चित्रकला। हम इसमें जो महत्वपूर्ण चीज देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, ये देख रहे हैं हम वास्तुकला या कहें फिर स्थापत्य कला हुआ। स्थापत्य कला का मतलब होता है जिसमें भवन इत्यादि निर्माण
चीजें होती है जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाता है। इसमें किस प्रकार से उस समय के लोगों ने किस प्रकार से भवन निर्माण किया होगा, कैसे चीजें की होगी, वो तमाम चीज। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। स्थापत्य कला ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा। पहला टॉपिक हमारा स्थापत्य कला की, जिसे हम वास्तुकला भी कहते हैं, वास्तुकला कहें या स्थापत्य कला, दोनों की है। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, खुदाई में हमें वहां पर भवन मिले, घरों मिले थे, प्रसाद गृह मिले थे, या व्यवस्थित जो नालियां बनी थी वहां पर, और सड़कें थी, कुएं थे, स्नानाघर थे, स्नानागार थे। ये एक क्रमबद्ध तरीके से थी। अगर मैं कहूँ योजनाबद्ध तरीके से इनका निर्माण को, अगर आप इनके निर्माण को देखोगे किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो की अगर हम कहें, तो अगर इनका क्रमबद्ध तरीके से या योजनाबद्ध निर्माण इनको उस समय जो भी कलाकार रहे होंगे, जो मिस्त्री रहा होगा, उसने इस जो आर्किटेक्चर रहा होगा, जो एक कहते हैं आज के डेट में हम कहते हैं कि भैया एक जो वो बनाता है ना, जो घरों का नक्शा अक्शा बनाता है, तो अगर हम उसे कहें जो जेई इंजीनियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से किसी भी मकान को, किसी भी भवन को या किसी भी बिल्डिंग को वो अच्छी तरह से बनाने के लिए क्या करते हैं, रूपरेखा उसकी तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से स्थापत्य कला के अंतर्गत भी उस टाइम पे योजनाबद्ध निर्माण आपको यहाँ पर देखने को मिला। और हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भैया जो ये नगर बने थे इस टाइम पे, ये नगरों का जो निर्माण था किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा या उसका सहयोग लिया गया होगा, जिससे कि इतना शानदार ढांचा या कहें इतना शानदार तरीके से जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन किया गया था, वो अपने आप में बहुत अधिक शानदार है। माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो विकसित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता मानी जाती है, तो वो विकसित सभ्यताओं में से मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, जिसे इंडियन सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इतना शानदार तरीके से इन्होंने कार्य किया है। चाहे भवनों का निर्माण किया गया हो, या चाहे उनके कुएं खोदे गए हों, या फिर उनके घरों से बहने वाली जो नालियां हैं, पानी गंदी पानी की नालियां अलग जाती थी, साफ पानी का नाला अलग आता था, ठीक है। और जहाँ से नदी से नगर के अंतर्गत पानी लाने की व्यवस्था अलग थी, और गंदा पानी निकालने के लिए अलग सी नालियां थी, और यहाँ पर सड़कें थी, और जो घर बनाए गए तो एक समानांतर तरीके से बनाए गए थे, बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर घर बनाए गए थे। तो उस समय ऐसा कहा जाता था कि भैया यहाँ पर किसी न किसी ऐसे अधिकारी का यहाँ पर सहयोग लिया गया होगा, जो मोहनजोदड़ो के जैसे हम अवसर से हमें याद होता है कि भैया किसी देश की ये राजधानी रही होगी। हम कहते हैं कि अगर हम भारत की अगर देखें, तो भारत की जो राजधानी आपकी दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की अपेक्षा वो सबसे ज्यादा विकसित, सब कुछ वहीं पर उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। अगर हम कहें हिंदुस्तान का जो दिल जिसे हम कहते हैं वो आपका दिल्ली है। अब दिल क्यों कहा गया, संपूर्ण नेतृत्व क्या होता है आपकी इसी जगह से होता होगा। यहाँ पर कहा जाता था कि उस टाइम पे जब ये हमने पुरातात्विक तौर पर हमने जब इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, तो हमने कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया कि ये किसी देश की ऐसी राजधानी रही होगी, और ये एक व्यापार का केंद्र भी रहा। देखिए ये व्यापार का केंद्र यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था ये क्या थी, एक विकसित सभ्यता के तौर पर मानी जाती थी, और यह बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी थी। यहाँ पर जो विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर क्या करते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर रहते थे, अलग अलग जाति के अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते थे। गरीब, अब जाति का मतलब ये नहीं कि अलग अलग जिस प्रकार से आज चल रहा है, तो वहाँ पर ये रहता था कि उस समय जो तबका होता था, कोई गरीब है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा अमीर होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा अमीर होगा, फिर जाके सबसे ज्यादा अमीर हो गया, फिर उसके ऊपर से राजा, ऐसे करके लोग ये रहते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से कोई काम करता है ना, काम के आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया। मान लीजिए जो कोई सड़क खेती का कार्य कर रहा है, उसको अलग श्रेणी में रख दिया, कोई मकानों का चिन्ह रहा है तो उसका अलग कर दिया, कोई रोडों का निर्माण कर रहा है कोई उनको रख दिया, कोई सिपाही का कार्य कर रहा है उसको रख दिया गया, कोई व्यापार कर रहा है उसको अलग तरीके से रख दिया। तो अलग अलग श्रेणी में हमने क्या करा है, इनको विभाजित कर दिया। कहने का मतलब है कि यहाँ पर के जो विभिन्न लोगों की अगर जाति के लोग भी यहाँ पर रहते थे, और व्यापार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यापारिक और शांत प्रिय जो शासक यहाँ पर रहे। अगर आप देखोगे जब ये केंद्र था, जो एक मंडी, ये बहुत बड़ी मंडी के रूप में थी, यहाँ का जो शासक था वो बहुत ज्यादा शांत प्रिय था। और तो और वो जो शासक था कहीं ना कहीं कला के प्रति उसका प्रेम बहुत अधिक समृद्ध था, कहीं ना कहीं वो कला के प्रति इतना समृद्ध था। और बहुत ढेर सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि भैया यहाँ पर जो विभिन्न जो जातीय लोग रहे होंगे, जो यहाँ पर बसे होंगे, कहीं ना कहीं वो उच्च वर्ग के रहे होंगे। उच्च वर्ग का मतलब क्या होता है आप समझती हो? उस टाइम पे उच्च वर्ग क्या होगा सर?
सर जिनकी मतलब सोच मतलब बहुत ऐसा कुछ होगा सर। देखिए, एक इतिहासकार है अली असगर कादरी है, अली असगर कादरी। उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर रहते होंगे और यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर क्या करते थे, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर दबदबा रहा होगा। अब उच्च वर्ग के लोग कौन होंगे? जिनके पास पैसा होगा। पैसा, जो पुरोहित होते हैं, जो वैद्य होते हैं, जो ज्योतिष होते हैं और जो जादूगर हैं, ये उच्च वर्ग के माने जाते थे। क्योंकि इनके पास उच्च वर्ग क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास ही सबसे ज्यादा उस समय धन हुआ करता था। जो वैद्य होता था, लोग जो बीमार होते थे, कहने के वैद्य, आज जैसे समाज में अगर आज देखोगे सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? एक पंडित, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मठाधीशों में बैठे रहते हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे आप तिरुपति बालाजी का एक पंडित के बारे में जिक्र करते हैं, तो उसका जो पंडित था, एक पंडित जो मंदिर में बैठा रहता है, उसने अपनी बेटी के शादी में उसको 51 किलो का सोने के आभूषण गिफ्ट किया, जिसमें उसकी बेटी को 51 किलो के आभूषण जब सोने के गिफ्ट किए, उसको ने पहने तो उसकी गर्दन झुक गई थी, वो उठा नहीं पाई। तो सोचो, इतना पैसा पुजारी के पास कहाँ से आ गया होगा, बताओ? मंदिर से। तो मंदिर से ना। तो उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपनी आस्था के केंद्र में आज भी वही है, क्योंकि आज भी इन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा धन दौलत इनके पास है। और जो वैद्य होते हैं, हम आज उसको हम डॉक्टर के रूप में लेते हैं। आज अगर वैद्य उस समय डॉक्टर था, आज डॉक्टर की परिभाषा अलग है। आज अगर आप बीमार भी हो गए, ये लेके चलो कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में आप गए, कम से कम 4-5 हजार तो तुम्हारे ऊपर के खुल जाने हैं, होता है ना? तो होता है, बिल्कुल होता है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? वही कमा रहा है ना। और ज्योतिष होता है, ज्योतिषाचार्य होता है। देखिए, आपने निर्मल बाबा का नाम सुना होगा। आपको गुड़ खाना चाहिए, आपकी कृपा वहां पर अटकी है, तो लोग इनके दरबारों में जाते हैं। जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, जो आज आप धीरेन्द्र शास्त्री देख रहे होगे, लोग इनको ज्यादा फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं इन पे ज्यादा आस्था रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी बहुत ज्यादा अरबों की संपत्ति रहती है। और जादूगर जो बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं, वो उनके पास भी बहुत ज्यादा पैसा होता है। अब देखिए, निम्न वर्ग कौन सा हुआ करता था? सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के समय की बात कर रहा हूँ। वो लोग हुआ करते थे जो अपना गसर बसर करने के लिए, जो नदी थी सिंधु नदी, उस नदी में कहीं ना कहीं मछली पकड़ने जाते थे, अपना व्यवसाय, अपने भोजन के लिए। और जो मल्हास होते थे, जो कृषक होते थे, और जो दुकानदार होते थे, जो मिस्त्री होते थे, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, जो बकरी को चराने, जो चरहावा जिसे हम कहते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन जो बना रहे हैं, वो उनको किस वर्ग में रखा गया है? निम्न वर्ग में रखा गया। बताइए, सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। तो ये निम्न वर्ग में रखा गया। देखिए, पहले इस तरीके से वर्गों में रखा गया था जातियों को। आज जातियों को एक छुआछूत की बीमारी जैसी इन्होंने खड़ी कर दी है, जबकि वो चीज है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन जातियों का स्वरूप आज छुआछूत की रूप में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले, जबकि वो चीज होती नहीं है। बस सिर्फ इंसान अपने कर्मों से ऊंचा होता है, ना कि किसी जाति से, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मछुआरे की बात करी मैंने, जो कृषक होता है, जो कृषि, अगर देखिए, दो पल के लिए एक चीज मुझे बताइए, कोई कहता है बहुत मैं पंडित हूँ, बड़ा मैं उच्च कुल का जाति का हूँ, अगर मान लीजिए जो खेत में जो काश्तकार जो काम कर रहा है, अगर वो अनाज उगाना बंद कर दे, क्या जो उच्च वर्ग का जो व्यक्ति अपने आप को कह रहा था, उसकी कोई मिसाल है या कोई उसकी विषाद हो सकती है कि वो बिना कृषक के? सर, निम्न वर्ग का ज्यादा अगर वो अनाज ही नहीं पाएगा, उच्च वर्ग का बिना उसके कैसे खा लेगा? देखिए, बिल्कुल सही। अगर हम जो खेत है, अगर खेत कौन को खोद रहा है? जो निम्न वर्ग का बच्चा है, जो निम्न वर्ग का जो आदमी है, उसको वो खेत है। अब निम्न वर्ग आज जातिवाद में विभाजित किया। पहले क्या था, जो कार्य के आधार पर उसको विभाजित किया गया था। अब देखिए, जिसकी बात ज्यादा वर्ग, हमने कहा कि जो आज की डेट में जो डॉक्टर है और जो बहुत बड़े बड़े मठों में जो बैठे रहते हैं, क्या वो आपकी कन्नी लेके या कोटाल लेके खेत में खोदने जाएगा डॉक्टर? उसको तो पैसा है ना, वो जहां पर पैसे फेंकेगा वहां से उसको लेगा। अब क्या, अब जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जिनका अल्लाह काम, जिनका खाने के लिए आप मछली पकड़ रहे हैं, या फिर आप कृषक हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, और जो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन भर गाड़ी चलाई, अपना कहीं ना कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है।
अब ये लोग क्या होते हैं, तो अलग अलग इसको हमने जो निम्न वर्ग में रख दिया, तो निम्न वर्ग में आज इसको अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये था उस समय। अब यहाँ पे क्या था, जो कुमार था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो सुंदर सुंदर क्या करता था, मिट्टी के बर्तन। इस समय कुम्हारों की सबसे ज्यादा कला का परिचय हमें सुंदर जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के साक्ष्य दिखते हैं, किसी ने अगर उस समय की सभ्यता को आज हमारे सामने रखा होगा, तो कहीं पर वो जादूगर थोड़ा था, वो कोई डॉक्टर वो जो वैद्य था वो थोड़ा था, कोई जो पुरोहित था वो थोड़ा था, कोई जो उच्च वर्ग के जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े शासक जो बैठे थे, वो लोग थोड़ा थे। उनकी वजह से थोड़ा पता चला कि हमें ये उस समय के कालखंड में क्या वो घटनाएं घटित थी। किससे पता चला? जो निम्न वर्ग का जो कृषक था, जो खेत खोद रहा था, जो आपके गाड़ी बना रहा था, जो चरवाहा थे, अगर मगन जो कुमार था, सबसे ज्यादा अगर हम प्रगति हासिल करके यहीं पर जो साक्ष्य मिलते हैं, जो कुम्हार था, जो कुम्हार ने जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए थे, तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कुम्हार थे, तो कहीं ना कहीं उनकी कला का ये परिचय आज हमें देखने को मिलता है। उनके द्वारा क्या किया था, अनेक प्रकार के क्या किए थे, बहुत सुंदर ये चित्रकारी उन्होंने अपने बर्तनों पर जो उकेरे गए थे। कहीं ना कहीं आज हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य में क्या मिले, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखो कि वहाँ पे पकाई गई मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, चूल्हा देखने को मिला, घड़ा देखने को मिला, गिलास मिला, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिले। किस चीज से मिले? अगर हम कहें जो ईंट मिली, ईंट किससे बनी? आपकी मिट्टी से। तो मिट्टी कौन बना रहा है? जो कुम्हार यही तो थे, जो कृषक जो कामगार थे, वही लोग तो मिट्टी की ईंट बना रहे थे। समझ रहे ना? अब इस समय क्या था, इस समय की अगर हम बात करें, तो इस समय जो सभ्यता थी, एक नगर था पारकोट, ये कहे जो ये सभ्यता थी, एक नगर पारकोट, ठीक है। ये जो मैंने कहा, ये क्या था, सिंधु घाटी से घिरा हुआ ये जगह थी। नगर विन्यास अगर हम कहें, किस प्रकार से नगरों को सही तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से रखा था। नगर में उस टाइम पे दुर्ग कैसे बनाए थे, इनकी संरचना कैसी थी, सड़क कैसी थी, भवनों का निर्माण जो बनाया गया था, कहीं ना कहीं स्थापत्य कला की सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। भवन निर्माण जो माना जाता है स्थापत्य कला का सबसे बेशकीमती, ये कहें जो उदाहरण हमें जो देखने को मिलता है, वो स्थापत्य कला के अंदर का भवन निर्माण, जिसे हम वास्तुकला भी कहते हैं। ठीक है, अब ये उन्नति हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिली सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और यहाँ के जो शासक उस समय रहे होंगे, जो धनी वर्ग के जो लोग थे, कहीं ना कहीं कला के प्रति उनका अनुराग था, कहीं ना कहीं वो उसके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। और इनके द्वारा क्या कहते, जो धनी वर्ग था, उनके द्वारा जो कलाकारों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित ये लोग करते थे। तो मान लीजिए मुझे कोई मकान बनाना है, बहुत सुंदर महल बनाना है, अब मेरे पास पैसा है, अब मैं किससे बनवाऊंगा मकान? जो गरीब है, जिसको पैसे की आवश्यकता है, उसके पास वो कला है, मगर मेरे पास वो कला नहीं है, मेरे पास पैसा है, और मैं वो उस कला को पैसों के माध्यम से उसको क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है ना। आज हम कहते हैं, अगर आप कहोगे आज विश्व की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, अब बुर्ज खलीफा जो उसका जो निर्माता होगा, जिसने उसमें पैसा लगाया होगा, उसने थोड़ा बनाई है वो किसने बनाई? वो किसी एक जो कामगार होगा, जो मजदूरों ने उसको बनाई। और क्रेडिट किसे मिला? जिसने इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया। समझ में आ रहा है? जैसे ताजमहल है, ताजमहल शाहजहां ने पैसे से बनाया, पर उसने थोड़ी बनाया, उसमें तो कुछ ऐसे ही, मतलब वही कलाकार थे जिन्होंने बनाया, जिनकी भुजा भी काटी गई थी। बिल्कुल, फारस के जो चित्रकार, जो फारस के जो कलाकार थे, उनके द्वारा, उसके पुत्र द्वारा उसको फिर बनाया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर होते हैं, जो आर्टिस्ट है, उनके द्वारा उनको बनाया जाता है। हाँ, मगर उनको कहीं ना कहीं पैसे के माध्यम से, कहीं ना कहीं जो राजा होता है, उनकी कला को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं और वहां पर वो चीजों को बनाते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की हम मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो रचना काल रहा, मूर्ति शिल्प का रहा, और वस्त्र शिल्प रहा, और कृषि का रहा, वास्तु शिल्प कला, स्वर्णकारी का रहा, पदे रहा, जो वाहन बनाए थे यहाँ पर, जो ये तमाम चीजें इस समय कि जो समय था, वह सबसे ज्यादा यहाँ पर ढेर सारी चीजें मिली। और अगर हम बात करें, तो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जिस प्रकार से बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई थी, फूल पत्तियां बनाई गई थी, साथ ही अगर मैं कहूँ जो जीव जंतु थे, कहीं ना कहीं उनके आलेखन भी यहाँ पर बनाए गए थे। और मोहनजोदड़ो की जब जिसमें खुदाई हुई थी, तो वहां पर हमें एक विशालकाय नगर जो हमें खुदाई में जो निकला,
उसमें एक बहुत बड़ा स्थान हमें देखने को मिला था। और यहाँ पर जब इसकी खुदाई हुई थी तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिला कि भैया यहाँ पर जो नागरिक जो व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं एकीकृत नगरीय व्यवस्था यहाँ पर सामूहिक रूप से हमें देखने को मिली थी। कहाँ पर? आपको मोहनजोदड़ो के था। यहाँ पर जो भवनों का जो निर्माण किया गया था, जो कच्ची और पकी ईंटें जो थी, तो कहीं ना कहीं दोनों प्रकार की ईंटों को यहाँ पर प्रयोग किया गया था। पकाई गई सभ्यता इसीलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पे पकाई गई मिट्टी के जो ईंटें थे उनका प्रयोग किया गया था। और थोड़ा थोड़ा कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि पकाई गई मिट्टी का जो ईंटों का सबसे ज्यादा प्रयोग तो किया गया है, मगर कच्ची ईंटों का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ईंटों को क्या किया जाता था? पहले आग में तपाकर और उनको क्या बनाया जाता था? एक आकार दिया जाता था जिसे हम स्नानागार के रूप में हम कह सकते हैं, या वहाँ पर रसोई बनी थी या आंगन बने थे। और बहुत ढेर सारे यहाँ पर कमरों के साथ साथ आप देखोगे घरों में, हर घरों के सामने कुएं खुदे रहते थे, कुएं बनाए गए थे। पानी के लिए जो नालियां थी उनको अलग से उनका निर्माण किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो इसमें जो सड़कें थी उन सड़कों की चौड़ाई लंबाई एक जैसी हुआ करती थी, ज्यादा नहीं। अब बहुत ढेर सारे विद्वानों का अपना अपना तर्क भी था। तो वो विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी, अगर जो मुख्य मार्ग जो बनाया था यहाँ पर वो कितना फीट चौड़ा था मुख्य मार्ग है, कोई बताएगा? बताओ। बताओ। सर 33 फीट चौड़ा है। हाँ, 33 फीट चौड़ा यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ये मुख्य मार्ग ये बनाया गया था। और जो ये मार्ग था ये आधा मील लंबा ये उस टाइम पे हुआ करता था। और यहाँ पे जितनी भी सड़कें उस टाइम पे जो बनाई गई थी, कहीं ना कहीं सड़कें उसमें पक्की हुआ करती थी। ठीक है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया मोहनजोदड़ो के अंदर का जो सड़कों की जो मुख्य मार्ग की जो कुल कितनी चौड़ाई उसमें लिए बैठा था, तो आपको पता नहीं 33 फीट ये चौड़ा हुआ करता था और आधा मील ये क्या होता था? लंबा हुआ करता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा? जी सर। अब देखिए उस टाइम के जो लोग थे ना, विशेष रूप से सिंधु घाटी, और हम मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यहाँ पर खेती क्या था? यहाँ पर खेती का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा, कहीं ना कहीं उनकी आजीविका का यहाँ पर क्या था? प्रमुख साधन के रूप में हम उस टाइम पे इसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली थी, जलवायु और नगरों के आसपास क्या थी? जो तमाम अलग अलग तरीके से यहाँ पर क्या थी? नदियां जो प्रवाहित रही, ये बहने वाली जो नदियां रही, जैसे मैं कहूँ आपकी सिंधु रही, सरस्वती रही, रावी रही, यमुना रही, ये तमाम जितने भी रही जो नदियां, ये हमेशा क्या करती थी? पानी उपलब्ध इनको क्या करते मुहैया कराती थी। कहीं ना कहीं पानी से, इन पानियों से क्या करते थे? जैसे आपके हमने कहा सिंधु घाटी की नदी से सरस्वती होगी, रावी नदी होगी, यमुना होगी, और इन नदियों से की पानी की उपलब्धता 12 मास ये बनी रहती थी। और इससे क्या करते थे? वो खेती करते थे, और कहीं ना कहीं खेती के क्षेत्र में भी ये उन्नति ये प्राप्त करते थे। और यहाँ का जो नगर था वो कहीं ना कहीं धन्य धान्य से क्या था? हमेशा भरा रहता था। अगर कहें भरे हुए ये रहते थे, खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार से पानी उपलब्ध था तो सिंचाई होती थी, तो उसी प्रकार से क्या होता था? आपकी जो पैदावार थी वो अच्छी खासी हुआ करते थे। और यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर क्या होता था, आपने सुना होगा जो मोहनजोदड़ो के अंदर या हड़प्पा के अंदर जो बड़े बड़े स्नानागार जो मिले थे, विशाल अन्य के जो भंडार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ये इसलिए मिले थे क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से खेती थी तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होता था? खेती बाड़ी की जाती थी। तो अन्न से भरे भरे बहुत बड़े बड़े भंडार यहाँ पर हुआ करते थे। और ऐसे भंडार अगर हम बात करें तो आपकी जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी वहां भी हमें देखने को मिली थी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? देखिए जब ये हमें कहते हैं कि हम जो ये मेसोपोटामिया से ये हमें देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या था? एक चीज और बता दूं आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर ये जो नगरों का जो निर्माण किया गया था, ये जो वास्तुशिल्प हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सबसे ज्यादा विराजमान था। वास्तुशिल्प सर फिर से बोलिए एक बार, क्या बोला? मैं कह रहा हूँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो नगरों का जो निर्माण किया गया था वो बहुत ज्यादा उन्नत
वास्तुकला का यहाँ पर क्या गया था, प्रयोग किया गया था। कहीं ये विधान वहाँ पर इसलिए किया गया था। और इन नगरों की जो रचना थी, अगर जो जिस प्रकार से संरचना रही, जैसे दुर्ग रहे, मैंने जैसे दुर्ग बने, बड़े 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 महल बनाए गए थे, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाए गए थे। और देखिए एक चीज़ और बता दूँ, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो तमाम चीज़ें हमें जो मिले थे, तो कहीं ना कहीं कौटिल्य हो गया, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में इन्होंने जो अपना तमाम चीज़ें दी थी, उसके संबंध में भी यहाँ पर बातें कही गई थी। ठीक है, बड़े बड़े वास्तुशिल्प के परकोट और गोरखपुर हो गए, चाहे जलाशय की बात करें, राजदान की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, और देखिए इस टाइम पे क्या था, जब बड़े पैमाने में जब वास्तुशिल्प है अपने चरम पे थी, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ जो अन्य के बड़े बड़े जो भंडार देखने को मिले थे, उसी प्रकार से आपको लोथल में, अगर जिसमें लोथल की खुदाई होती, तो वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर बंदरगाहों का भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। इस समय बंदरगाह इसलिए रहा क्योंकि जो मोहनजोदड़ो था वो बंदरगाह के नज़दीक भी रहा, क्योंकि जो विदेशों से क्या करते थे लोग यहाँ पर अपने सामान बेचने के लिए आया। कोई अगर नमक लेने आ रहा है तो वो अपना क्या करते थे, मिर्च देके जाए, कोई धनिया देके जाए, अलग अलग जो जरूरत की जो चीज़ें थी तो उनको यहाँ पर आदान प्रदान किया करते थे। वहाँ पर अपने जब वो चीज़ें बिक जाती थी उन पर ठप्पे लगते थे, मोहरों से उनका होता था कि इस चीज़ को हमने सेल कर दी, ये तमाम चीज़ें होती थी। ठीक है, इतना समझ गए, बताइए। अब देखिए अगला जो हमारा है, देखिए दूसरा है मूर्तिकला। मूर्तिकला समझ में आ रहा है? बताइए रवि जी सुनाई दे रहा है? हाँ सर, नमस्ते। खुश रहिए। अब देखिए हमारा स्थापत्य कला हो गया है। अब जो हम बात करेंगे आपकी मूर्तिकला में जा रहे हैं। मूर्तिकला को हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी मूर्तिकला हमें प्राप्त हुई, क्या चीजें मूर्तिकला के अंदर हमें देखने को मिली। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम बात करें, जो मूर्ति कला की जो हम बात करें, तो ये वाली जो सभ्यता थी, ये इसका जो प्रमुख जो केंद्र रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र जो रहा वो आपका हड़प्पा, साथ ही हम कहें मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी। तो यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे से भिन्न 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 प्रकार के यहाँ पे क्या मिलती, यहाँ पर मूर्तियां मिली थी। और मूर्तियों में उस समय जो चित्रकार रहे होंगे, जो मूर्तिकार रहे होंगे, उन्होंने अपने ज्ञान हो गया, उनके जो कौशल था और जिस प्रकार से उसने अभ्यास किया होगा, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जो तपस्या रही होगी, कई लंबे वर्षों की जो तपस्या रही, जिस प्रकार से उसने अपनी मूर्तिकला में हाथों को निपुण किया होगा, अपने आप को निपुण किया होगा, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है जब वहाँ से मूर्तियाँ मिली, तो उन मूर्तियों को देखने से ये हमें ज्ञात होता है कि इस समय का जो मूर्तिकार रहा होगा उसने अपना ज्ञान हो गया, उसका जो कौशल था, और कहीं ना कहीं उसके अभ्यास का कहीं हमें इससे पता चलता है कि इस समय जो मूर्तियाँ थी किस प्रकार से कलात्मक रूप में थी, भावात्मक रूप में थी। ये मूर्तियाँ अगर हम बात करें कहीं ना कहीं उस टाइम पे किस प्रकार से वेशभूषा रही होगी वहाँ पर, उसके प्रमाण भी हमें कहीं ना कहीं ये मूर्तियाँ हमें कहीं ना कहीं दे देती है। क्योंकि मूर्तियों में जिस प्रकार से वेशभूषा भी उकेरी गई हैं, उससे स्पष्ट से पता चल जाता है कि उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम के वस्त्र आज तो रहेंगे नहीं, ये सड़े गल गए होंगे, कुछ हो गया होगा, रहे नहीं होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उतने लंबे 2500 ईसा पूर्व की हमने बात करें, तो आज 2021 की हम 23 की बात करें, अगर आज ये मूर्तियां देखने को मिलती तो हमें उस टाइम पे हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम की वेशभूषा क्या रही होगी। उस टाइम की जो मूर्तियों में जिस प्रकार से आभूषण पहनाए गए हैं, चाहे उनके कपड़े पहनाए गए हैं, तो उससे हमें ये प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है कि भैया वहाँ की वेशभूषा कैसे रही। और हड़प्पा हो गया और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, तो वहाँ से 3 बहुत महत्वपूर्ण 3 शीर्षकों की यहाँ मूर्तियां, अगर मैं कहूँ 3 उत्कृष्ट तौर पर यहाँ पर मूर्तियां हमें देखने को मिली। 3 शीर्षक, ठीक है, 3 प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां हमें देखने को मिली हैं जो खुदाई में हुई थी। तो वो 3 प्रकार की जो मूर्तियां मिली थी, देखिए पहली जो मूर्ति मिली थी, आप उसको लिख सकते हैं, जो पहली मूर्ति मिली थी पाषाण काल की जो मूर्तियां थी और मोहरें उसमें मिली थी, याद रखिएगा पाषाण काल में। ठीक है, पहला लिख लीजिए, पाषाण काल में जो मूर्तियां और साथ ही अगर हम बात करें और यहाँ पर जिस प्रकार से मोहरें मिली थी, ठीक है,
ये कहाँ मिली थी? पहला पहला जो मिला था ये मिला था। अब दूसरा आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या मिला होगा यार, यहाँ पर धातु की मूर्ति है। याद है कोई धातु की मूर्ति? कोई पता है? नटराज की। ठीक है। और तीसरे अगर हम बात करें, तीसरा जो थी मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां भी बहुत ढेर सारी मिलती। कोई बताएगा? ये रवि जी कोई मिट्टी की मूर्ति बताओगे? फिर मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी वहाँ पर। धातु मिट्टी की मूर्तियाँ, वो क्या बोलते हैं उसे, उसके मतलब खिलौने ऐसे कुछ थे उसमें, और बैलगाड़ी के वो जो अवशेष है कुछ पशुओं के, इस तरह से मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा ज़्यादातर ऐसे। एक वहाँ पर जो है सर, जो सबसे बड़ी धातु की कांच से मूर्ति मिली थी ना, नर्तकी जो नर्तकी की जो मूर्ति कांच से धातु की, वो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है। वो तमाम चीजें मैं भी आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा कौन सी मूर्ति की अवधि, तो उनसे वो समझ में आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए, ये हमने कहा कि जो इस समय में जो मूर्तियों की अगर हम बात करें तो मूर्तियां जो मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, वहां पर 3 शीर्ष की यहाँ पर मूर्तियां मिली। कहने का मतलब 3 प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां मिली थी। एक मूर्ति मिली थी आपकी जो पाषाण काल में है मूर्तियां और मोहरें मिली थी। पाषाण काल में किस प्रकार से, मतलब पाषाण का हम बात करते हैं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर का समय। ठीक है, हमने कल बताया था। अब उसके बाद जो मिली थी, उसके बाद धातु से संबंधित मूर्तियां मिली थी। फिर उसके बाद जो मिली थी आपकी मिट्टी की मूर्तियां मिली थी। अब इन पे हम विशेष रूप से फोकस रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। जी सर। अब आपके दिमाग में चला होगा यार क्या क्या जो मिला होगा, किस प्रकार से मिले होंगे। अब उसको हम स्पष्ट तौर पे हम देखेंगे। देखिए, जब मैं कहूँगा कि पाषाण काल की जो मूर्तियां थी या मोहरें थी, अगर मैं कहूँ जैसे पाषाण काल का, हमने जैसे पाषाण का मतलब होता है पत्थर का समय था, तो मिट्टी की मूर्तियां की तुलना में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दूं, मिट्टी की जो मूर्तियां थी उसकी तुलना में पत्थर की जो मूर्तियां हैं क्या है, बहुत अधिक कम मिली है। सबसे ज्यादा जो मिली है आपकी किसकी मिली है? मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है। उसके बाद आपके धातुओं की मिली है। सबसे ज्यादा जो मिली है आपकी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद जो पत्थर की मूर्तियां बहुत ज्यादा कम मात्रा में वहां पर देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूँ आपसे विशेष रूप से एक क्वांटिटी मैं बताने जा रहा हूँ, उस क्वांटिटी को याद रखिएगा कितनी है। देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ, कुछ जो 11 मूर्तियां आपकी मोहनजोदड़ो से, लिख लिया, 11 मूर्तियां आपकी मोहनजोदड़ो से और 2 मूर्तियां आपकी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। और जो ये मूर्तियां मिली थी ना, जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था आपके, जैसे अल्बर्ट करके एक पत्थर आता है, सैल खड़ी की बात करूं, चूना पत्थर से और बलुआ पत्थर से, सलेटी पत्थर से, इन पत्थरों से आपकी इन मूर्तियों का क्या होता है? निर्माण। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो से पत्थर से बनी हुई मूर्तियां कितनी प्राप्त हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 11 मूर्तियां आपकी मोहनजोदड़ो और इससे ये प्राप्त हुई थी। ठीक है। अब जो 2 मूर्तियां जो मिली थी पत्थर की, वो आपकी हड़प्पा सभ्यता से मिली थी, याद रखिएगा। 2 समझ गए ना। टोटल जो मूर्तियों की अगर बात करें तो ये आपकी कितनी मिलते? 11, 3, 13 ये मूर्तियां मिली थी। ठीक है। 3 या 2? अरे बेटा, 2 मूर्तियां मिली थी आपके हड़प्पा से और 11 मूर्तियां जो मिली थी आपके मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब जो ये मूर्तियां थी, अब जो मूर्तियों में जिस पत्थर का जो प्रयोग किया गया था, एक अग्नाशयी पत्थर होता है, अलबट्टा पत्थर होता है, सैल खड़ी का पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, बलुआ पत्थर होता है, सिलेटी कलर का पत्थर होता है जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो इन पत्थरों से क्या था, इन मूर्तियों को कहीं ना कहीं बनाया गया था। अब कौन कौन सी मूर्तियां हमें देखने को मिली थी, कौन कौन सी मोहनजोदड़ो से मूर्तियां प्राप्त हुई थी, उन मूर्तियों पर मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा कौन कौन सी मूर्तियां मिली थी, उन पे मैं बता रहा हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो से जो हमें मूर्ति मिली थी, पहले थे नर मस्तक, जो एक नर का, एक जो पुरुष का धड़ मिला था, उसका मस्तक से मिला था, बस उसका यहाँ से नीचे का हिस्सा नहीं था, बस ये वाला जो हिस्सा था नर धड़ ये मिला था। ये उसको प्रस्तर भी बोलते हैं। ठीक है। नर धड़ की ये प्लस्तर। ठीक है, ये समझ गए? बताइए।
नर मस्तक, नर मस्तक कहेंगे उसको, नर मस्तक। मतलब मस्तक की अगर हम बात करें तो आपका ऊपर वाला हिस्सा। ये जो मूर्ति मिली थी नर मस्तक की, ये कब मिली थी, कभी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो बनी थी आपकी 2500 ईसा पूर्व ये मिली थी। और उसके बाद मिला था एक पुरुष का अव्यक्ष, कहने का मतलब जो आपका पुरुष का ये छाती का जो हिस्सा होता है और कमर से लेके ऊपर का जो हिस्सा था, ये भी पलस्तर में बनी हुई मूर्ति थी। ये आपकी 2500 ईसा पूर्व ये मूर्ति मिली थी। और इसका कहीं ना कहीं हमें विशेष रूप से जिक्र हमें आपके मोहनजोदड़ो के अंदर इसको देखने को मिलता है। और ढेर सारी ऐसी बहुत ढेर सारी मूर्तियां हैं जो हड़प्पा काल से अगर कहें, जो हड़प्पा सभ्यता से भी हमें प्राप्त हुई थी। अब देखिए मोहनजोदड़ो से 2-3 मूर्तियों के बारे में बताएं तो हम जब विस्तार से हम आपको अलग अलग मूर्तियों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। देखिए अब मैं कहूँगा कि हड़प्पा से कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो हड़प्पा से जो मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी, पुरुष का एक संपूर्ण धड़ मिला था, वो भी 2500 ईसा पूर्व थे। और नित्यकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल जिसे हम कहते हैं, जो अभी रवि जी जिसका जिक्र करते हैं, नित्यकी की मूर्ति मिली थी, वो भी 2500 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलती है, उसको हम अनुमान लगाते हैं। और देखिए यहाँ पर मस्तक का जो नर मस्तक था या नर शीर्ष कहा जाता है, या कहीं उसको ये जो बनाया गया था माथा, उसमें क्या बनाया था, माथा ढलवा था, ऊंचा था। और इसके पीछे जैसे मैं कहूँ नर मस्तकी की अगर बात करूँ, नृत्य की बात करूँ, इसके पीछे क्या बना था, एक जोड़ा बना था केस में। और इसमें जो मूर्तियां बनी थी, जो मूर्तियों में कहीं ना कहीं जो पुरुष की जो मूर्तियां थी, उनके भौं जो थे बहुत बड़े तने हुए इनके भौं थे। और गाल जो थे जो गहरे गड्ढे थे, होंठों पर मुस्कान थी, लंबी लंबी इसमें ठोड़ी थी, हल्की हल्की दाढ़ी इनकी हुआ करती थी। जो पुरुष की जो मूर्ति बनाई गई थी, अव्यक्ष वाली जो उनकी धड़ वाली जो बनी थी, वो सेल खड़ी के पत्थर से इसको निर्माण किया गया था। और मूर्ति में अगर आप देखोगे जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति में एक व्यक्ति ने क्या किया गया है, एक शॉल ओढ़ा हुआ है, शॉल जैसा ओढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। और त्रिफुला एक वो होता है, फूल होता है, उसकी तरीके से इसमें डिजाइन बनाए गए हैं। और जो दाढ़ी बनाई गई है, कहीं ना कहीं जो दाढ़ी कटी हुई हल्की सी लग रही है और उसमें सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हैं। और इसमें जो मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति में जो पुरुष की जो दाढ़ी तो बनाई गई और मुंह से एकदम साफ करके रखे हैं। और इनके मस्तक से की बात करूँ, इनकी जो भुजाएं हैं वो फीते से कहीं ना कहीं बांधे हुए हमें ऐसा फील होता है। और जितने भी यहाँ पर जो स्त्री के संबंध में जो आपकी मूर्तियां मिली हैं, उनमें गोल आभूषण पहने हुए दिखा के, माथे के पीछे उनका ढलवा सर बना रखा है, कहीं ना कहीं नाक हो गया, आंख हो गया, कान में कहीं ना कहीं केंद्रित रखे है, जो गर्दन है, गर्दन को कहीं ना कहीं मोटी बनाई गई है। और हड़प्पा से भी अगर हम बात करें, हड़प्पा से भी 2 प्रकार की यहाँ से मूर्तियां जिस प्रकार से मिली थी, उनमें लाल कलर के पत्थर का प्रयोग किया गया था। क्योंकि आपने देखोगे एक नर मस्तक का, एक नर का धड़ यहाँ मिला है, वो लाल कलर का पत्थर का ये बना हुआ है। और जो दूसरी मूर्ति मिली थी आपके हड़प्पा से, वो आपकी सलेटी रंग की ये बनी थी। जो लाल रंग का जो पत्थर से जो मूर्ति बनी थी, वो आपके पुरुष की थी, पुरुष धड़ की थी। और जो शेलखड़ी की जो पत्थर ना, स्लेटी कलर की जो पत्थर से बनी थी, वो आपकी किसकी बनी थी, ये नारी की मूर्ति उसमें उकेरी गई थी। और लाल पत्थर की अगर हम बात करें, तो लाल पत्थर के जो पीछे का जो शरीर का हम बात करें ना, तो उसका शरीर बहुत अच्छी तरीके से उसमें गठित तरीके से जो मूर्तिकार है उसने बहुत अच्छी तरह से उसे गढ़ा है, सुंदर बनाया गया, स्वाभाविक तरीके से बने। उसके कंधे में आप देखोगे, अगर आपके पास फोटो होगी, अगर आप देखो ना, इसमें सर्च करना, गूगल में सर्च करना लाल पत्थर की मूर्ति नर धड़ की लिखना, तो एक आपको मिलेगा, उसके बाजू नहीं है, उनके बाजू में कहीं ना होल दिखाए गए हैं। कहीं ऐसा लगता है था कि भैया आपका धड़ अलग बनाया गया, हाथ कहीं अलग बन रहे होंगे। तो कहीं जो कंधे हैं, कंधे में कहीं ना कहीं 2 छेद होने का यहाँ पर क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, लाल बलवा पत्थर है, लाल पत्थर, लाल पत्थर तो लाल कलर बलवा भी होता है, हाँ, तो ये लाल बलवे पत्थर का बना है ये। और जो नारी की जो बनी है, वो जो स्लेटी कलर के जो पत्थर होता था उसकी यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए जो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो इसके कंधे हैं, कंधे से नीचे का आप यहाँ पर देखोगे तो 2 छेद यहाँ पर, एक छेद यहाँ पर देखोगे, एक छेद यहाँ पर। ऐसा लगता था कि पहले यहाँ पर बाजू लगा के यहाँ पर जोड़ देते, जैसे हम खिलौनों को जोड़ते हैं, तो उस प्रकार से अनुमान हम यहाँ पर लगाते हैं। और हाथ और साथ ही जो सर है, उसके पीछे का जो भाग
कहीं ना कहीं उसमें छेद छेद बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ उसमें जोड़ा बनाने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया होगा। और जो नारी की यहाँ पे, अगर मैं नारी की आकृतियों की अगर बात करूँ तो एक वो है, क्या बोलते हैं, एक उनका नाम, एक इतिहासकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल नाम है उनका, अगर मैं सही हूँ तो अगर आप उसको करेक्ट कर लेना। देखिए नारी की आकृति के संबंध में ना, एक जो यहाँ पर जो नारी की आकृति जो मिली थी उसके संबंध में एक थ्योरी, ये कहें अपने एक अनुमान लगाया था वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उन्होंने कहा था कि भैया ये जो मूर्ति बनी गई है, ये जो मूर्ति है मानवी और साथ ही अगर कहीं कहीं ना कहीं ये दिव्य नारी की कोई मूर्ति होगी, ये कोई मानव की नहीं, या तो कोई दिव्य मूर्ति होगी, ऐसा करके लगाया गया। और जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगर बारे में कहें, जितने भी हमें अवशेष मिले हैं, वो जितने भी घिसे हुए जो पत्थर थे, लगभग अगर हम बात करें कम से कम घिसे हुए जो पत्थर थे उसके लगभग यहाँ पर 1200 मुद्राएं मिली हैं। उस समय पैसों का चलन जो था उसमें पत्थरों का बनाया था, तो उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में ये घिसे हुए जो पत्थरों का कहीं ना कहीं 1200 यहाँ पर हमें मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं। और साथ ही अगर हम कहें पत्थर को काट कर उसको चिकना करके उसमें गहराई से उसको खोद कर उनमें कहीं ना कहीं मूर्तियां बनाई गई हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई। और कहूँ तो कहीं ना कहीं एक समानुपाती में उनको बनाया गया, बहुत सुंदर बनाया गया, कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनाया गया, अत्यंत प्रभावशाली। अब इसमें से बहुत ढेर सारे कुछ महत्वपूर्ण है, मैं उनको बता दूं। इसमें आपने देखा वृषभ की एक, जिसे हम वृषभ कहते हैं, जिसे हम बैल की एक यहाँ पर मोहर मिली है, एक सिंह की मुद्रा में मिली है, पशुपति की मुद्रा मिली है। विशेष उल्लेखनीय ये है। और जो वृषभ की मुद्रा में जो अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऊंचे सींग, गले में झूलती हुई खाल, और उसमें जो खाल है उसमें लटाएं कैसी बड़ी हुई हैं, उसमें कुबड़ दिखाया गया है। जो इसमें जो बैल दिखाया गया उसका कुबड़ है, और वो मांसपेशियों से अगर हम देखें उस बैल को, अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा ठोसपन दिखाई देता है। अगर आपने बाजार में आवारा सांड देखे, बड़े बड़े बैल होते हैं जो देखें, बताओ देखे हिमानी? वो जो आपके घर में जो बैल होते हैं और जो बाजार में जो सांड होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है? वो कैसे दिखाई देते वाले जो बाजार में जो सांड होते हैं? सर वो काले तगड़े होते हैं बाजार वाले। अगर मान लो जो तुम्हारे घर का जो बैल है और जो बाजार का जो सांड है, अगर दोनों में से दोनों को लड़ाई कर दिया कराई जाए तो कौन जीतेगा? सांड जीतेगा। तो सांड वही है ना, जो वृषभ की जो बैल के जो मूर्ति बनाई थी वो भी एक सांड जैसा है। तो वो बहुत ज्यादा हष्ट पुष्ट, आपने बाजार का बैल देखा है, कितना बड़ा शक्तिशाली होता है, उसको देख के डर लगता है। और इसमें मैंने एक उदाहरण जो है कुछ चमकदार प्रत की भी इसमें कुछ चर्चा हुई थी, शायद मुझे लगा। हाँ उसमें पॉलिश लगाई गई थी, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ वो मूर्ति के ऊपर इसमें लगाई गई थी सर? नहीं, ये तो मोहर थी ना, इसमें मोहर थी, ये मोहर में नहीं लगाई गई थी, ये तो मोहर बनाई गई थी। ये तो मैं मोहर बता रहा हूँ। जब वो वहाँ पर आई, प्रमुख रूप से मुराकाल में हुआ था ये ना, पॉलिश कर लो। मैं आपको बताऊंगा पॉलिश कैसी चढ़ाई गई थी, किसमें कौन सी मूर्ति में चढ़ाई गई थी। क्वेश्चन बनता है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने। वो क्वेश्चन बनता है कि ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसमें आपकी पॉलिश लगाई गई थी, ठीक है। वो बीच में आएगा, हम उसको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने कहा कि भैया जो बैल बनाया गया था, वो बैल कितना शक्तिशाली हष्ट पुष्ट बनाया गया होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पशुपति मुद्रा में एक जो रुद्र रूप में, कहीं ना कहीं शिव का भी, कहीं ना कहीं आप देखोगे शिव का भी, वो शिव को भी यहाँ पर माना गया है, कहीं ना कहीं उस मुद्रा में उसको भी उकेरा गया है। देखिए अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मुद्राएं जो देखने को मिली आज, जैसे हिरन हो गया, बाघ हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये जितने भी जंगली जानवर हैं उनके भी बहुत ढेर सारे यहाँ पर आपकी क्या मिले, मोहरें मिली हैं। और यहाँ पर जो एक सिंह की पशु का बनाया गया है, यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे सील या मोहरें बनाई गई हैं जिनके ऊपर से सेल खड़ी रेखाओं में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लिपि लिखी है। अगर आप देखोगे, अगर इसके बाद जब मैं क्लास बंद करूंगा उसमें देखना आप सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर, इसको देखेंगे आप, इस फोटो को आप देखना गूगल में, तो उसके बाद उसके बैल के जस्ट पैलर में जहाँ पर उसकी पीठ है, उसकी पीठ के ऊपर से कोई एक लिपि लिखी होगी, देखना।
मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जिस प्रकार से पहले जो मोहरे बनाए, जो सील बनाए जाते थे, तो उसमें खड़ी रेखाओं से क्या बनाई जाती थी, कहीं ना कहीं ये लिपि को खोदा जाता था। इससे हमें ये पता चलता था कि जो हमें जो ये मोहरें प्राप्त हुई थी, उससे हमें पता चल जाता था कि उस टाइम पे मोहरों पर जो लिपि लिखी गई थी, तो उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान हो गया था। आप कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान में। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो में जो लिपि लिखी जाती थी, वो लिपि कहाँ से किधर की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं सर, या बाएं से दाएं? दाएं से बाएं। फिर कह रहा हूँ यार, ये देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो के अंदर का जो सिंधु घाटी या मोहनजोदड़ो के अंदर का जो लिपि लिखी जाती थी, वो लिपि किस प्रकार से लिखी जाती, क्वेश्चन बना रहा हूँ। दाएं से बाईं ओर, या दाएं से बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दाएं से बाएं सर। दाएं से नहीं लिखी जाती, तो वो बाएं से सीधे हाथ के, बाएं से दाहिनी ओर वो लिखा जाता था, बाएं से बाएं हाथ से सीधे हाथ की ओर लिखी जाती थी, ठीक है? बाएं से आपके दाहिनी ओर लिखी जाती थी, ठीक? बाएं से दाएं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मतलब हम जो लिपि लिखते हैं वो दाएं से बाएं लिखते हैं। बाएं से हम क्या लिखते हैं, हम दाएं से बाएं ओर लिखते हैं। हम इसका पैरेलल लिख लीजिए, ठीक है? हाँ, वो उनका उल्टा था कि हम जो उल्टी लिपि लिखते दाएं से बाएं, दाएं से दाएं, ऐसे होता मेरा, ठीक है? ये था। और इनकी जो यहाँ पर जो मिली थी, अगर हम बात करें जो ये लिखी जाती थी, और यही लिपि अगर हम बात करें, जो ये लिपि की हम बात करें, तो ये लिपि आपको और जगह भी देखने को मिलेगी। एक चीज और बता देता हूँ, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो वहाँ पर जो अवशेष मिले थे, तो वहाँ पर जो अवशेष थे, तो वहाँ पर अवशेषों पर भी इसी प्रकार से मेल खाती हुई क्या बोलते थे, लिपि का वहाँ पर लिखी गई थी। और वहाँ पर जिस प्रकार से आकृतियाँ उकेरी गई थी, तो वहाँ पर भी पशु पक्षियों के रूप में समानांतर क्या बनाए थे, प्रतीक कहीं ना कहीं बनाए थे। तो ये इससे हमें अनुमान लगाया जाता था कि उस टाइम पर लिपि का अधिकतर रूप में हर जगह कहीं ना कहीं प्रयोग होने लग गया था। और जो लिपि हमें जो प्राप्त हुई थी, वो हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? अभी तक ये हमारे लिए क्या है, अनभिज्ञ है। समझ में आ रहा है? ओके बेटा, पढ़ाई कर रही नहीं कर रही हो? हाँ, तो फिर पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे फिर आपकी भी क्लास लूंगा मैं। गुड, वेरी गुड। चलिए, फिर हम अभी क्लास खत्म होगी तब आपसे बात करेंगे। देखिए, अब बात करूंगा धातु की मूर्तियां, ठीक है? देखिए, अब मैं जो पहुंच रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी, देखिए हमने पाषाण काल में किस प्रकार से मूर्तियां थी, मोहरें थी, हमने उसके पाषाण काल के पढ़ लिया। अब जो बात कर रहे हैं धातु के बारे में बात कर रहे हैं, फिर कल मिट्टी के बारे में कल बात करेंगे। अभी धातु के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जो धातु की जो मूर्तियां मिली थी, वो जैसे अभी इन्होंने बात करी थी, रवि जी कहते भैया फलाना वाली मूर्तियां मिली थी, तो यहाँ पर सिंधु घाटी में जो धातु का जो प्रयोग हुआ था, तो धातु की मूर्तियां, सिंधु घाटी के जितने भी कलाकार थे, कहीं ना कहीं वो धातु की मूर्तियां बनाने का भी निर्माण में कहीं ना कहीं कुशल हो गए थे। धातु की मूर्तियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुशल थे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमें अवशेष जो मिले थे, उन अवशेषों में जो धातु की जो मूर्तियां मिलती है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस समय लोगों को कहीं ना कहीं धातु का भी कहीं ना कहीं ज्ञान हो गया था। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत एक कांसे की मूर्ति मिली थी, याद रखने, कांसे की एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली थी, कांसे की नारी की यहाँ पर मूर्ति मिली थी। वो बहुत सबसे अच्छा, अगर हम कहें सबसे बेशकीमती या कहें सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। जो ये मूर्ति मिली थी, ये मूर्ति जो कांसे में जो बनी थी ये नारी की, तो यहाँ पर इस नारी को पूरी तरीके से अर्धनंग दिखाएगा, पूरे नंग तरीके से महिला है। इसके हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हैं, और एक हाथ इसका क्या है, एक पात्र को लिए है। और अगर मैं इसकी जो भुजाएं है ना, भुजाओं में कहीं ना कहीं यहाँ तक, जैसे राजस्थान शैली में जो राजस्थान में जो पहनते हैं चूड़ियाँ भरी हुई है, इसकी भुजाओं में है, भरी हुई चूड़ियाँ है। और इसके गले में आपको देखोगे तो इसके गले में एक आभूषण लटका है, दो चेस्टों के बीच में एक बहुत बड़ा एक पैंडल लटका हुआ है। इससे पता चलता है कि उस समय भी महिलाओं को क्या था, कहीं ना कहीं फैशन का कहीं ना कहीं शौक था। तो ये चूड़ियाँ पहनी हुई है,
और गले में आभूषण पहने हुए हैं, और दाई भुजा पर, या कहीं जो दाई भुजा है ना, वो कमर पर उसने यूं टिका के रखा है। अगर आप जैसे फोटो खींचते हो तो कहीं ना कहीं वो कमर पर इसने टिका के रखा है। और मूर्ति कला में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इस मूर्ति में आपको संतुलन देखने को मिले, पूरा गति से संतुलित तरीके से बनाए, और इस मूर्ति में आपको गति भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो नारी की जो मूर्ति बनाई गई है, ये कांस्य प्रतिमा में जो बनाई गई है, तो यहाँ पर जो नारी है वो स्वाभाविक रूप में मुद्रा में है, वो असाधारण की बहुत सौम्य तरीके से इसे जो कलाकार था उसने बहुत सफलता से ये मूर्ति को बनाया गया है। और जो ये कलाकार रहा होगा उसने इसमें तमाम जितने भी विधाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं सांचे में ढालकर इस मूर्ति को बनाया गया है। और इस विधि से जो मूर्तियां बनी गई थी, अभी देखिए पहले इस विधि से जो मूर्तियां बनाई जाती थी, कहीं ना कहीं एक सांचा होता था, सांचे में मोम को पिघलाकर क्या बनाया जाए, डाई जिसे हम कहते हैं, तो उसमें डाला जाता था। तो कहीं ना कहीं फिर इसमें जब क्या करते हैं, धीरे धीरे से मोल्ड में बना के हम अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, जो मूर्तियों का निर्माण करते हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीता रहा तो गीली मिट्टी के भी इसमें क्या करें परत चढ़ा दी, और फिर सुखाया गया होगा, फिर इसमें छेद किया गया होगा। जैसे कि ये डाई का अगर हम बात करें, अगर ये मूर्ति को अगर बनाया गया होगा तो उसके लिए आपको क्या किया गया होगा, पहले डाई का प्रयोग किया होगा। डाई बनाने के लिए किस प्रकार से मिट्टी का प्रयोग किया होगा, मिट्टी बनाएंगे, वो मिट्टी चारों तरफ से उसमें बोर्ड में घुसाया हुआ होगा, उसमें फिर ऊपर से छेद किया होगा, ऊपर से पिघला हुआ जो ये कांसा है उसको डाला होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें मिट्टी की परत चढ़े होंगे, फिर उसको साफ किया होगा, उसमें छेद से गर्म पिघाल जो मोम डाला होगा। अलग अलग तरीके से ये क्या होगा, जब हम लोग सांचा हम खोलते हैं तो कहीं ना कहीं धातु की जो मूर्ति हमें बाहर निकल जाती है। फिर जाके हम जब ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद हमें जो चीजें देखने को मिलती है वो एक मूर्ति के रूप में हमें मिल जाती है। ठीक है, इतना समझ गए? जी सर। देखिए ये तमाम चीजें मैंने ये बता दी थी, क्योंकि रवि जी आप बाद में जुड़े तो हमने क्लास पहले ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, जी सर। ठीक है, इतना याद कर लेना। हाँ जी सर। और